हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पार्ट 3 फ्रेंच रेवोल्यूशन। लास्ट सेकेंड पार्ट में हमने लर्न किया था कि हमारे थिंकर्स ने किस तरह से लोगों के माइंड सेट्स को चेंज किया। लेकिन सडनली वहाँ पे जब ये डिस्कशंस होती थी सैलून्स में और ग्रुप्स डिस्कशन होती थी या लोग रीडेबल चीज़ें बताते थे एक दूसरे को, जिन लोगों के जो लोग एजुकेटेड नहीं थे उनके लिए, उस टाइम पे एक र्यूमर स्प्रेड हुआ कि कि किंग ने एक एक ऑर्डर पास किया है जिसमें वो टैक्सेस पे करने वाला है, टैक्सेस हाई करने वाले हैं। तो उसकी वजह से सडनली क्या हुआ, उसकी वजह से एकदम से एक एक एक्चुअली में एक आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन हो गया। उसमें देखो क्या हुआ। द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, द मोनार्क वुड इम्पोज टैक्सेस बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग द एस्टेट्स जर्नल। तो मोनार्क जो थे, मोनार्क कौन थे, हमारे किंग थे। तो उन्होंने एक नेशनल असेंबली जो है, उन्होंने एक नेशनल असेंबली में उन्होंने एक्चुअली में ये बताया कि हम जो है टैक्सेस बढ़ाने वाले हैं। तो ऐसा एक र्यूमर आ गया था। द स्टेट जर्नल वॉज पॉलिटिकल बॉडी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द 3 एस्टेट्स। तो द स्टेट जो था, अब 3 एस्टेट के जो एस्टेट जर्नल थे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे एस्टेट बॉडी के। तो अब क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेटिव सीट लाइक दिस, 3 स्टेट्स के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे जर्नल स्टेट के, द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द बॉडी। द लास्ट मीटिंग वाज इन 1614। तो अब क्या होता था, ऐसा कहा तो जाता था कि जो मोनार्क है, कि मोनार्क जो है वो सब लोगों से मिलकर एक डिसीजन लेगा, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं था। मोनार्क अपने आप ही डिसीजन ले लेते थे और लास्ट मीटिंग जो थी वो 1614 में हुई थी और उसके बाद कोई मीटिंग हुई ही नहीं। तो उसके बाद 5 मई 1789 को एन असेंबली ऑफ द स्टेट जर्नल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस आफ्टर द गैप ऑफ 175 ईयर्स। एक असेंबली हुई जिसमें न्यू टैक्सेस की पॉलिसीज को लेकर आया गया, जो कि असेंबली हुई 175 ईयर्स के बाद। अदरवाइज इतने टाइम से जो मोनार्क्स थे वो खुद ही डिसीजन ले रहे थे और लोगों पे ऊपर डाल देते थे। अब द फर्स्ट एंड द सेकेंड एस्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच अदर। अब आप ये पिक्चर देखोगे, ये आपकी बुक में भी है कि मोनार्क जो थे उन्होंने अपने 300, जो हमारे फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट के लोग थे वो उन्होंने 300 अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे उस मीटिंग के लिए। फिर 600 मेंबर्स यहाँ पे आए, 600, और यहाँ पे आए 300 मेंबर्स ऑफ द थर्ड एस्टेट टू स्टैंड एट द बैक। और 600 मेंबर्स जो थे उनके पास बैठने की भी जगह नहीं मिली उनको एक्चुअली में असेंबली में खड़े होके पीछे खड़ा किया गया। The third estate was represented by its more prosperous and educated members. Peasants, artisans, women were denied entry. और अब इसमें सबसे मेजर पॉइंट क्या था कि थर्ड जो एस्टेट थे उन्होंने अपने सारे एजुकेटेड मेंबर्स को इंट्रोड्यूस किया था, और जो पीजेंट्स थे, आर्टिजन थे और स्पेशली वुमेन थी, उनकी एंट्री बंद थी, नो एंट्री। तो द ग्रीवेंसेज एंड द डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर्स। और लोगों के 40,000 लेटर्स में जो ग्रीवेंसेस थी, डिमांड्स थी, जो उनकी प्रॉब्लम्स थी, वो 40,000 लेटर्स में उन रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ आई, जो कि 175 ईयर्स के बाद मीटिंग हुई थी उसमें। अब वोटिंग हुई। अब वोटिंग में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेट में 300 मेंबर्स का एक वोट था, सेकेंड स्टेट में 300 मेंबर्स का एक वोट था, और थर्ड स्टेट में 600 मेंबर्स का एक वोट था। कैन यू इमेजिन, इतने सारे लोगों का एक ही वोट। तो अब क्या हुआ, द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट asked for voting to be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote, one man one vote. Democratic principles given by Rousseau in the social contract. अभी मैंने आपको सेकेंड पार्ट में बताया था, रोशू ने बुक लिखी थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उन्होंने ये पॉलिसी बोली थी कि 1 पर्सन 1 वोट का एटलीस्ट एक आइडिया थ्रो किया था कि 1 पर्सन 1 वोट तो दिया जाए। तो उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रोशू की प्रिंसिपल को फॉलो किया था। द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट। और किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, और जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे वो वॉकआउट कर गए उस जगह से। अब उन्होंने क्या किया, अब
जहाँ क्योंकि थर्ड एस्टेट के लोग जो थे वो लोग टैक्सेस भी देते थे, वो लोग एक्चुअली में पूरे स्टेट की पावर्स को भी संभालते थे, वो एक्चुअली में उनके ऊपर एक्चुअली में पूरा डिसीजन उनके ऊपर था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइनली एक थर्ड असेंबली, सब लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने एक असेंबली का सोचा कि आज हम एक नेशनल असेंबली बना लेंगे और जिसमें हम लोग मोनार्क को ओवरथ्रो करेंगे। हम क्या करेंगे, 20 जून 1789 को फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट में द ग्राउंड्स ऑफ वर्सलीज फॉर ड्राफ्टिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और ये असेंबली हुई वर्सलीज में, टेनिस कोर्ट में, जहाँ पे नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन की शुरुआत हो गई। वो लोग जो वॉकआउट कर चुके थे अपने जो नेशनल वहाँ पे जो असेंबली हुई थी मोनार्क की, उससे वॉकआउट कर थे, उन्होंने बाहर आके टेनिस कोर्ट में ये मीटिंग की। अब उस मीटिंग में क्या हुआ, द लीडर्स, और थर्ड एस्टेट के लीडर्स कौन थे, एक थे मीराबाऊ और दूसरे थे एबिस सियास। ये हमारे दो लीडर्स थे, जो थर्ड एस्टेट के दो लीडर्स थे। ओके, अब Mirabeau थे जो ही वॉज बॉर्न अ नोबल हु वांटेड अ सोसाइटी विदाउट फ्यूडल प्रिविलेजेस, और वो एक ऐसे नोबल्स थे, एक एजुकेटेड नोबल थे जो एक फ्यूडल सोसाइटी चाहते थे जो बिना प्रिविलेजेस के हो, जबकि वो खुद नोबल थे, वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। वो ही वॉज ऑलमोस्ट लाइक बॉर्न लाइक अ गोल्डन स्पून, लेकिन वो फिर भी उन्होंने फ्यूडल लॉ में बिलीव करते थे। वो bought out the journals and motivated people with his powerful speeches, और उन्होंने बहुत सारे जर्नल्स निकाले और लोगों को मोटिवेट किया था अपनी बहुत सारी स्पीचेस से। और एबिसियास क्या थे, ओरिजिनली अ प्रीस्ट, जो एक एक्चुअली में प्रीस्ट थे, wrote an influential pamphlet called What is the Third Estate। तो थर्ड एस्टेट को लोग नहीं समझ पाते थे, तो उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट बनाया था जिसका नाम था व्हाट इज थर्ड एस्टेट। अब जिस टाइम पे ये सारा नेशनल असेंबली टेनिस कोर्ट में नेशनल असेंबली का ये सारा दैट मीटिंग वाज वेरी लॉन्ग। वो ये नहीं कि अभी हुई और 2-3 आवर्स में खत्म हो गई, इट वाज अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो वो मीटिंग चलती ही गई जब तक उन लोगों ने मिलकर एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं कर ली, जो कि मैं नेक्स्ट में बताऊंगी आपको, तब तक वो मीटिंग खत्म ही नहीं हुई। लेकिन जब उस टाइम पे जब ये थर्ड स्टेट के लोग मीटिंग कर रहे थे, तो फ्रांस में बाहर क्या हो रहा था, आप देखिए। फ्रांस में बाहर, while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of the France filled with unexpressed anger। क्या था उनको, वो गुस्से में थे, with turmoil and disturbances। बहुत सारी टर्मोइल और डिस्टर्बेंसेस चल रही थी फ्रांस में। किस लिए, ये देखिए, एक लोफ ऑफ ब्रेड के लिए। बिकॉज हर जगह के प्राइजेस जो थे, बैड हार्वेस्ट ड्यू टू विंटर में बैड हार्वेस्ट हुई थी, उसकी वजह से वैसे ही हमारी लोगों के पास पैसे नहीं थे, उनके पास हार्वेस्ट नहीं थी, और उसके ऊपर से लोफ ऑफ ब्रेड के भी प्राइजेस इंक्रीज हुए थे। सो बिकॉज ऑफ प्राइस हाइक एंड बैड हार्वेस्ट, पीपल वर इन अ वेरी डिस्टर्ब स्टेट एंड इन एंगर स्टेट। सो बेकर एक्सप्लॉइटेड बाय होर्डिंग सप्लाईज। और इस सब में जब लोग ऑलरेडी इरिटेटेड एंगर में थे, अब बेकर्स ने क्या किया, उन्होंने सप्लाईज को होर्ड करना शुरू कर दिया, ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट कर दी। और क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप। ये देखिए, आपकी एक बुक की पिक्चर है, जो एक ऑब्वियसली घर को मोस्टली फैमिलीज को देखने मिले, एक लेडीज का होती हैं, तो लेडीज यूज टू स्टैंड इन द लाइन। और जब उनको पता लगा कि एक्चुअली में जो सप्लाईज अंदर हैं और उनको नहीं दी जा रही, तो उन्होंने शॉप्स के ऊपर अटैक कर दिया। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। और उसी टाइम पे जब ये लोग इतने एजिटेटेड एंग्री स्टेट में थे, उस टाइम पे किंग ने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर किया कि वो पेरिस की तरफ मूव कर जाए। ट्रूप्स कौन कौन होते हैं, उनके सोल्जर्स होते हैं। अब 14 जुलाई 1789 को, ये मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी बताया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैस्टिल, सिंबल ऑफ डिस्पोटिक पावर ऑफ किंग। अब बैस्टिल में एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन शुरू हुई, क्योंकि लोग एंग्री थे, ऊपर से किंग को पता चल गया था कि लोग गुस्से में हैं, तो उन्होंने सोच लिया कि अब मैं किसी भी इन लोगों को इकट्ठे नहीं होने दूंगा, और लोगों को मीटिंग्स करनी थी, दे वांटेड टू स्टैंड अगेंस्ट द मोनार्क। तो अब क्या किया किंग ने, उसने कहा शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए, और लोग एंग्री थे। और अब उन्होंने क्या किया, लोगों ने
रूमर्स ओपनिंग फायर अपॉन द सिटीजन, और रूमर्स थे कि किंग ने ओपन फायर सिटीजन के ऊपर अपने ट्रूप्स को ऑर्डर कर दिया है। अब 7,000 men and women broke into government building in search of arms। अब लोगों को जब पता चला कि हम लोग इकट्ठे, एक मीटिंग तो जो उन्होंने टाउन हॉल पे सोची हुई थी वो हम नहीं कर पाएंगे, तो व्हाट दे डिड, उन्होंने 7,000 लोगों ने मिलकर उनके जो एक आर्म्स एलिमिनेशन का एरिया था उनके कैसल में, उसके ऊपर अटैक कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली उनको अगर फाइट करना है तो उनको आर्म्स एंड एमिनेशन तो चाहिए, और वो कहाँ होंगे, किंग के पास होंगे। A group of several hundred people stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find the hoarded ammunitions। और वहाँ के फोर्टेड प्रिजन जो कि बैस्टल में था, लोगों ने उस पे जाकर फाइनली अटैक किया, जहाँ पे उनके पास होप थी कि उनको एमिनेशंस मिल जाएंगे। अब द कमांडर ऑफ द बैस्टल वाज किल्ड एंड द 7 प्रिजनर्स रिलीज्ड। और वहाँ पे उस कैसल में, ऑब्वियसली आपको अगर पता हो पहले के टाइम पे कैसल्स में ही प्रिजन्स होते थे, तो वहाँ के भी 7 प्रिजनर्स जो थे उनको उन्होंने रिलीज करा दिया और वहाँ के हेड को मार दिया। स्टोन फ्रेगमेंटेड वर सोल्ड एज अ सोवनर ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। और लोगों ने मिलकर उस कैसल को तोड़ दिया, और जो उस कैसल के सोविनर के बड़े बड़े स्टोन्स थे उनको एज अ सोविनर रखा गया, और उसको बाद में मार्केट में भी सेल ऑफ करने के लिए एज अ सोविनर। अगर आप जैसे सोविनर क्या होते हैं, जैसे आप कभी कहीं घूमने जाते हो, कहीं इंजॉय करने जाते हो, तो आप उस जगह का एक मेमोरी लेकर आते हो, उसका सोविनर लेके आते हो, तो ऐसे ही वो सोविनर जो थे वो मार्केट में, जो उसके फ्रेगमेंटेड पीसेस थे उनको मार्केट में सोल्ड करने के लिए लेके जाया गया। द स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फियर फार्मर्स एजिटेशंस। और अब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेट फियर, अब इस तरह जब ये वहाँ पे एक डिस्ट्रक्शन चल रही थी, ये वहाँ का कैसल ब्रेक हो रहा था, तो दूसरी साइड पे एक फार्मर्स के अंदर एक फियर, एक बहुत सारा स्प्रेड ऑफ फियर का और एजिटेशन का माहौल भी चल रहा था। जैसे मैंने आपको पहले भी 2 सीरीज में बताया कि रेवोल्यूशन एक चीज़ नहीं थी, इट वॉज सीरीज ऑफ रेवोल्यूशंस। हर जगह पे कुछ ना कुछ एंगर डिस्ट्रक्शंस चल रही थी। तो उसमें से एक जो डिस्ट्रक्शन थी कि र्यूमर आया, द लॉर्ड ऑफ मेनोर, अ लार्ज कंट्री हाउस विद लैंड्स, had hired bands of brigands, banded dacoits to destroy the ripe crops। अब फार्मर्स के पास रूमर पहुंचा कि जो हमारा मैन्योर है एक लार्ज कंट्री हाउस विद लॉर्ड्स का है, उसने बैंड और ब्रिगेंड्स, डेकॉइट्स, लोग हायर किए हैं जो आके लोगों के, जो फार्मर्स की आके क्रॉप्स को, जो पूरी राइप क्रॉप्स हैं उनको खराब करने वाले हैं। तो इस डर में फार्मर्स ने क्या किया, peasants attacked Chotaks, castles, stately residence belonging to a king or a nobleman। और इससे पहले कि वो डेकॉइट्स वाला रूमर सच होता या चेक करते कि वो सही है कि नहीं है, पीजेंट्स ने नोबल्स के कैसल को पे अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद belonging to the king or the nobles, they looted, hoarded grains and burned down documents containing records of manorial dues। nobles fled away or migrated to neighboring countries। और उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके कैसल्स, उनके घर, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। किसने, फार्मर्स ने, नोबल मैन के। और नोबल मैन जो हैं उनको वहाँ से ऑन द स्पॉट भागना पड़ा और नेबरिंग कंट्रीज में जाके उन्होंने रहना शुरू किया। अब द स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फियर फार्मर्स एजिटेशंस। अब इसी फेयर में क्या हुआ, लुइस 16 accorded recognition of the National Assembly and accepted the principle that his power would be checked by the Constitution। अब इस सब में हमें अभी लास्ट 2-3 स्लाइड से पहले देखा था कि वहाँ पे नेशनल असेंबली फॉर्म हो रही थी और यहाँ पे ये 2 रेवोल्यूशंस चल रही थी। अब इस टाइम के बीच में जो लुइस 16 थे, उन्होंने कहीं ना कहीं, क्योंकि नेशनल असेंबली ने सोच लिया कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करनी है, वी विल फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर वी विल आल्सो हैव द पावर टू टेक डिसीजंस। सो अब किंग ने क्या किया, किंग ने कहा कि ओके, किंग ने स्मार्ट वर्क प्ले किया, उसने कहा फाइनली ओके फाइन, आई विल एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय द नेशनल असेंबली, जो भी उनके डिसीजंस होंगे मैं उनको एक्सेप्ट करूंगा। तो उसने क्या किया, 4 अगस्त 1789 डिक्री an official order of abolishing the feudal system or obligating the tax and taxes passed। और फिर किंग ने फिर एक स्मार्ट गेम खेला, उसने फ्यूडल सिस्टम को फिर से बंद किया और उसने अपने टैक्सेस को पास कर दिया विदाउट आस्किंग द नेशनल असेंबली। और उसके बाद द क्लर्जी वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस, टैक्सेस वर abolished and land owned by the church were confiscated।
द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लेवल्स। और यहाँ पे बस एक चेंज आया कि जो एक टैक्सेस थे, टेथिस टैक्स था, वो अबॉलिश हो गया, और जो चर्चेस के थे वो कन्फिस्केट हो गए, और एसेट्स वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लेवल्स, जो उनके ऊपर इतना सारे टैक्सेस लगे हुए थे, वो भी खत्म हो गए। अब फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, क्योंकि नेशनल असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर दी थी और फ्रांस जो था एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था। तो अब उसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, क्या क्या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन आई थी। 1791 में नेशनल असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रांस में नेशनल असेंबली में, जो कि थर्ड स्टेट के लोगों ने बनाई थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को में बना दिया 1791 में। द लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द मोनार्क एंड डिवीजन ऑफ पावर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो पावर ऑफ मोनार्क जो थी वो लिमिट हो गई थी और इन तीनों के पास डिवाइड हो गई थी। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर पिक्चर है जहाँ पे लेजिस्लेचर के पास नेशनल असेंबली के 745 मेंबर्स हैं, और यहाँ पे इलेक्टोरल्स हैं 50,000 मैन जो कि सेकेंड स्टेट के हैं, और यहाँ पे जुडिशरी में का एक अलग से वोट है। एक्टिव सिटीजन्स टू बी अबाउट 4 मिलियंस एंड पॉपुलेशन ऑफ 20 मिलियंस। पैसिव सिटीजन नो वोटिंग राइट्स अबाउट 3 मिलियन मेन एंड वुमेन, चिल्ड्रन, यूथ। इन लोगों के पास कोई भी वोटिंग नहीं थी। सिर्फ वोटिंग का राइट किसके पास था? कुछ 745 मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली के पास और 50,000 इलेक्टोर्स के पास, और बाकी के ऑलमोस्ट 7 to 8 मिलियन लोग थे, उनके पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं था। और वुमेन और बच्चे जो यूथ थे, वुमेन थे, उन लोगों तो बिल्कुल ही पैसिव सिटीजन थे, उनके पास कोई राइट नहीं था। नेशनल असेंबली ने भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाया था। अब उसके बाद फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब मोनार्की में क्या क्या चीजें हुई, ये आपका एक मेन क्वेश्चन है कि हाउ व्हाट हैपेंड व्हेन द फ्रांस बिकेम द कॉन्स्टिट्यूशनल monarchy. So what happened? Let's read. 1991 National Assembly was elected indirectly. Citizen voted for a group of electors who in turn chose the assembly. अब citizens ने indirectly, जो आपने first उसके ऊपर देखा कि citizens ने 50,000 citizen ने electors का एक ग्रुप था जिन्होंने 745 members को चूज किया था, और उन 745 members ने एक दो अपने representatives को चूज किया था, बट सबके वोट एक ही थे। तो उन्होंने क्या किया? वोटिंग राइट्स, एक्टिव सिटीजन मैन अबव। अब उन्होंने क्या क्या वोटिंग राइट्स किन के पास दिए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट सी कि उस वक्त नेशनल असेंबली में, अभी दो वोटिंग राइट्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है, पर उस टाइम स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुई थी उस टाइम वोटिंग राइट्स क्या थे? एक्टिव सिटीजन मैन अबव 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of wages were entitled to vote. तो वो 25 years के लोग जो कि 3 days of wages दे सकते हैं, उनके पास ही वोटिंग राइट था। नंबर 1 लॉ ये बना। The remaining men and all women were classed as passive citizens, were not entitled to vote. तो एक आपका क्वेश्चन आ सकता है, who were the passive citizens? तो वो थे the men and women who were not entitled to vote were called the passive citizen. इसमें women, children and यूथ अंडर 25 years of age आते थे, जो कि पैसिव सिटीजन थे। अराउंड अबाउट 28 बिलियन लोग थे जो कि पैसिव सिटीजन थे। To qualify as an elector and then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer. और इलेक्टोर्स के क्वालिफाई में आपने वो टेबल देखा था ना, आपको मैं वो टेबल वापस दिखाती हूँ एक बार। आप इस टेबल पे देखो, यहाँ पे अराउंड अबाउट देखिए, यहाँ पे 28 मिलियन लोग हैं जिसमें एंटाइटल टू वोट 4 मिलियन लोग ही हैं। उन लोगों के आगे 50,000 लोग जा रहे हैं, और 50,000 इलेक्टोर्स थे जो 745 मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं, और वो किंग को चूज कर रहे हैं, और वो कंट्रोल कर रहे हैं मिनिस्टर्स भी बनकर। तो इसे ही तो यहाँ पे इसी का पॉइंट दिया गया था कि to qualify as an elector then as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of the taxpayer. मतलब उस 50,000 से उस 745 के उस पे आना के लेवल पे आने के लिए उनको एक हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर होना होगा, तब जाके वो ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर होना होगा, तब जाके वो उस 745 मेंबर्स में आ सकते हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स है किंग को चूज करने के लिए और मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली बनने के लिए।
The constitution began with the declaration of the rights of men and citizen and the state was supposed to protect it. और कॉन्स्टिट्यूशन बनी कि हर मेंबर के राइट्स जो हैं मेन एंड वुमेन के उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और स्टेट वाज सपोज टू प्रोटेक्ट इट, और स्टेट्स का को ये श्योरली इंश्योर करना होगा कि उनके राइट्स को वो प्रोटेक्ट करें। तो अब हम इस चार्ट से और क्लियरली समझेंगे कि बिकेम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का क्या मतलब हुआ था। नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स, अब उनके अंदर क्या था, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये ऐसे 4 राइट्स बनाए थे एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि पहले मोनार्क के टाइम में लोगों के पास नहीं थे। तो वो क्या थे, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये हमारे 4 राइट्स बन गए थे। अब रिकैप्चुलेशन, अब हम एक छोटा सा रिकैप्चुलेशन करेंगे। हमने ऑलमोस्ट 3 स्लाइड्स पूरी कर ली हैं, तो एक क्विक रिकैप्चुलेशन करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। 1774 में लुइस आए थे और वो किंग बन गए थे फ्रांस के। फेसेस एम्प्टी, और उन्होंने क्या फेस किया था, एम्प्टी ट्रेजरी फेस की, और सोसाइटी ऑफ द ओल्ड रेजिम में उनकी जो ट्रेजरी थी, खजाना था, वो पूरा खाली था। और 1789 तक आते आते कॉन्वोकेशन ऑफ थर्ड एस्टेट जर्नल, थर्ड एस्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली, और जैसे अभी हमने पढ़ा थर्ड एस्टेट ने नेशनल असेंबली फॉर्म कर ली थी। द बैस्टिल स्टॉर्म्ड पीसन रिवॉल्ट्स एंड द कंट्री रिवॉल्ट्स इन द कस्ट, और बैस्टिल जो कैसल था उसको स्टॉर्म कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया था और पीजेंट्स ने रिवॉल्ट करके उस कैसल को गिरा दिया था। उसके बाद 1791 में आते आते अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम टू लिमिट द पावर ऑफ द किंग एंड टू गारंटी बेसिक राइट्स टू ऑल ह्यूमंस, और एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गई थी जिसमें लोगों के पावर्स टू द किंग, चले सारी पावर लिमिट हो गई थी किंग की, और गारंटी बेसिक राइट्स ऑफ द ह्यूमन की गारंटी हो गई थी। अब उसके बाद फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकेम्स अ रिपब्लिक। अब इन सारी चीज़ों के बाद फ्रांस जो था फाइनली मोनार्की हटा के वो एटलीस्ट एक रिपब्लिक स्टेट बन गया था, रिपब्लिक कंट्री बन गई थी। अब उसमें क्या हुआ था, लुइस 16 स्टार्टेड सीक्रेट नेगोशिएशंस विद द किंग ऑफ प्रूशिया, और उसने पर लुइस 16 वाज एक्चुअली नॉट एक्सेप्टिंग, वो ऊपर से तो कहते जा रहे थे बट ही वाज नॉट एक्सेप्टिंग दीज चेंजेस, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, और वो एक सीक्रेट नेगोशिएशन में किंग ऑफ प्रूशिया के साथ जो थे लुइस 16 जो थे एक सीक्रेट नेगोशिएशन में चल रहे थे। Rulers of other neighbor countries made plans to send troops to put down the events as they favored monarchy, और जो दूसरे रूलर्स भी थे और कंट्रीज के, क्योंकि ऑब्वियसली एक सिर्फ फ्रांस ही नहीं था और जितने भी एरियाज थे वहाँ पे सब में मोनार्की रूल ही चल रहा था। तो जो सब रूलर्स थे उनको दिख रहा था कि हमारी रूलिंग जो है वो खत्म हो रही है, धीरे धीरे पावर्स जो हैं वो नेशनल असेंबली के पास और लोगों के पास जा रही हैं। तो उन्होंने सीक्रेटली एक मीटिंग, जॉइंट मीटिंग की, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने ट्रूप्स को भेजते हैं और इस मोनार्की पावर के अगेंस्ट कुछ करते हैं। तो but the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria before the foreign troops could attack। लेकिन यहाँ पे स्मार्ट गेम किसने प्ले की, नेशनल असेंबली ने अप्रैल में ही क्या किया, 1792 में उन्होंने एक वॉर डिक्लेयर कर दिया प्रूशिया के अगेंस्ट, और उन्होंने प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, और उन्होंने उस पर अटैक कर दिया इससे पहले कि वहाँ के फॉरेन ट्रूप्स जो थे वो उनके ऊपर अटैक करते। नेशनल असेंबली ने एक वॉर डिक्लेयर कर दिया ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के अगेंस्ट। अब ये देखिए लुइस 16 और फेडरिक विलियम II, दिस वाज अ किंग ऑफ प्रूशिया। France abolishes monarchy and became a republic. A war of the people against the king and the aristocracy started all over Europe। अब सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, पूरे यूरोप में मोनार्की के अगेंस्ट जो था एक वॉर छिड़ गई थी। अब क्योंकि हर किंग ने कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस करके वो दे वर ट्राइंग टू सप्रेस पीपल, बट जैसे जैसे ये रूमर्स फैलते जाते थे वैसे वैसे लोग जो थे वो पॉपअप हो रहे थे। तो Marseilles composed by the poet Roger D.L. Essel was sung by many। जिस तरह से हमारा एक नेशनल एंथम है, हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, उसी तरह उनका एक प्रॉपर सॉन्ग था मार्सेलीज, जो कि रॉगेट D.L. एसल ने बनाया था।
उसको उनको मार्शलीज ने संग किया, कंपोज किया था। द मार्शलीज इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और उस टाइम पे क्योंकि पेट्रियाटिज्म लोगों के अंदर जगाना था, जिस तरह से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम वंदे मातरम, हमारे जब ब्रिटिश से हमें फ्रीडम चाहिए थी उस टाइम वंदे मातरम, हम होंगे कामयाब और सारे जहाँ से अच्छा, दिस टाइप ऑफ ऑल सॉन्ग्स वर देयर टू हैव दैट पेट्रियाटिक फीलिंग अमंग्स पीपल। उस तरह से मार्शलीज ने भी ये सॉन्ग बनाया जो कि बाद में फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया था। अब फ्रांस, the revolutionary war led to losses and economic difficulties। अब obviously आपने बहुत देखा होगा, ठीक है, wars होते हैं, लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन जहाँ पे wars में किस तरह की destruction होती है, there is a सबसे बड़ी उसमें destruction होती है कि लोग जो चले जाते हैं, वो people die on the people who are fighting, like big kings and national assembly, big people are not coming on the front in the battlefield, they are like just telling people to go and fight for them। और वो लोग जो बेचारे मरते हैं उसकी वजह से कितनी डिस्ट्रक्शन होती है वॉर में, वो देखें क्या हुई। अब देखिए, मैन इन आर्मी वुमेन ऑन द, अब men in army women on the home front to earn and take care of the families। अब men जो थे वो आर्मी में चले गए थे, तो अब जो वुमेन थी वो होम फ्रंट में थी, तो उनको उनको कमाना भी था और अपनी फैमिलीज को भी देखना था। द राइज ऑफ द यूक्यूबन क्लब नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर कॉन्वेंट एट द जैकोब। और अब एक वुमेन ने इसी टाइम पे जब ये एक यूक्यूबन क्लब की फॉर्मेशन हुई, उस यूक्यूबन क्लब में जो थी क्या हुआ, द राइज ऑफ द यूकेबन क्लब, रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल क्लब्स टू डिस्कस पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्लान ऑफ एक्शंस। अब वुमेन ने एक यूकेबन क्लब को ओपन किया, उन्होंने वहाँ पे वुमेन की, क्योंकि कहीं पे भी आप देखेंगे फ्रांस में इतनी ईयर्स ऑफ वॉर, सब कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉर्म हो गई थी, लेकिन वुमेन कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर रही थी। तो वुमेन ने खुद अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया और उन्होंने एक यूकेबन क्लब ओपन किया जहाँ पे वुमेन जो थी वो डिस्कशंस में आती थी और उन्होंने अपने राइट्स के लिए अपना फुट जो था फॉरवर्ड करना शुरू किया। less wealthy members, small shopkeepers, show makers, pastry cooks, watchmakers, printers, servants and daily wages worker। अब इस यूकेबन क्लब में सिर्फ वुमेन ही नहीं, ये सारे लोग भी जो कि एक्चुअली में पैसिव सिटीजन माने जाते थे, उन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया। अब ये देखिए, ये है मैक्सिमिलियन रॉस्पर और ये है यूकेबन क्लब के, ये आपकी पिक्चर्स सारी आपकी बुक की पिक्चर्स हैं, नी ब्रीचेस एंड दिस इज योर, दिस इज अ ड्रेस ऑफ द यूकेबन क्लब। यार ये क्यूलॉट्स हैं, रेड क्यूलॉट्स, और ये इनकी कैप्स हैं। आप अपनी बुक में जब ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे आपको सिंबल्स नजर आएंगे, सिंबल्स हैं क्लब्स के, और वो लोग जो वेपन्स यूज करते थे उसके छोटे छोटे सिंबल्स हैं, वो जरूर लर्न कीजिए। फिर 1780-92 इनसिक्योरेशन by Parisians due to the short of supplies and high prices of food। 10th August 1792 attackers stormed into the palace of the Tuileries situated on the right of the banks of Seine and massacred the king guards and held the king himself as the hostage for several hours। और अब फिर से जो फूड का क्राइसिस हुआ था, जो लोगों को इनसिक्योरिटी थी कि उनके ऊपर अटैक होने वाला है और फूड क्राइसिस आने वाले हैं, तो फिर से लोगों ने किंग के कैसल पे ही, किंग के ऊपर ही अटैक कर दिया और किंग को उन्होंने अपने अंडर कर लिया एंड गार्ड्स हेल्ड हिमसेल्फ एज अ हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, और किंग को ही एज अ हॉस्टेज साथ में रख लिया। Later, the assembly voted to imprison the royal family or elections were held. All men of 21 years and above, regardless of wealth, got the right to vote। अब फ्रांस ने abolish कर दिया मोनार्की को। अब इन सब के बाद जब किंग को ही इम्प्रिजन कर लिया गया था तो मोनार्की को फिनिश कर दिया गया था। तो अब उसके बाद जो है, later assembly voted to imprison the royal, elections were held, all men of 21 years of age। यहाँ पे एक important change हुआ कि 21 years of age regardless of wealth got the right to vote। Okay, so 21st September 1792 the newly elected assembly convention abolishes the monarchy and declared France as republic। तो अब जाके 1792 में 21 सितंबर को मोनार्क बिल्कुल लॉ फिनिश हो चुका था और फ्रांस जो था वो रिपब्लिक स्टेट बन चुका था। ओके, देन
Louis XVI was sentenced to death by the court and the charge of treason, betrayal of one's country or the government. He was executed publicly. और इसमें मेजर चीज क्या हुई थी, जो लुइस 16 थे उनको उनको इम्प्रिजन कर दिया गया, चार्ज ऑफ ट्रीजन, उनको गद्दारी के चार्ज में उनको 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 ले लिया गया और ही वॉज एग्जीक्यूटेड टू डेथ पब्लिकली उनको डेथ पे उनको उनका हेड जो था वो कट कर दिया गया. Now this region of terror is another topic, so we will take it up in the next slide, number 4. See you all, bye. और अभी तक मैंने आपको जितना सिखाया है, please do understand all the 3 slides nicely, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में कोई इशू नहीं आएगा. See you all, bye.